हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, फेयर चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपका भी सपना यूपीएससी एग्जामिनेशन में अपियर करने का है, यूपीएससी एग्जामिनेशन में बैठने का है, यूपीएससी एग्जाम को पास करके आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट बनने का है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये कह सकते हैं दिल्ली, प्रयागराज, इंदौर और अन्य जो ऐसे मेट्रो सिटीज हैं वहां जाने के पैसे नहीं है, तो ओनली यूपीएससी के इस नए इनिशिएटिव के साथ जुड़कर आप पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क। यहां पे आपको क्लासेस तो फ्री में मुहैया कराई जा रही है, इसके साथ साथ आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल है, जो रिसोर्सेस हैं, जो आप ये कह सकते हैं जो बुक्स हैं, वो भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस नए इनिशिएटिव में मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, तो भैया अगर आप इन सब चीजों की तैयारी करना चाहते हैं तो ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर, इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, अभी इसकी शुरुआत की गई है। हार्डली आपकी 6 क्लासेस हुई हैं और आज आपकी ये 7वीं क्लास है। ठीक है, अगर आप 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, यानी 2030 तक अगर आपको एग्जामिनेशन में अपियर करना है, यूपीएससी एग्जाम को देना है, तो आप ओनली यूपीएससी के इस नए इनिशिएटिव के साथ जुड़कर पूरी तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे जुड़ना है, वो नए बच्चे जो है उनके लिए मैं बताऊंगा। पुराने बच्चे एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, लाइक का बटन जरूर दबा दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए, अब लास्ट क्लास में एक बार बताएं कि हमने क्या पढ़ा था। एक बार जो बच्चे भी क्लासेस कर रहे हैं और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताता हूं कि ये सारा जो मामला है वो कैसे नया इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ पाएंगे। देखिए, जो अभी क्लासेस शुरू हुई हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं जो क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये कि अभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की आपकी क्लास चल रही है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपकी ये क्लास चल रही है, ये क्लास ज्यादा दिनों तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी ये चल रही है, उसके बाद नए तरीके से, अब जैसे जानते हैं आप 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है, आपका मई में होना है ना। तो भैया अब जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड यानी कि जो मेंस के ऐसे सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, यानी अगर आपको पूरी तैयारी 25, 26, 27, 28 कभी भी देनी है तो आप एक ये कह लें कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी जो दावेदारी है इस एग्जामिनेशन में वो अच्छे से रख पाए। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका कुछ पोर्शन हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद नए तरीके से नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। पॉलिटी की आपकी जो क्लासेस बची हुई थी उसकी भी शुरुआत तब कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी हो सकता है कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया को शुरुआत आप ये कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया का जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब एक बार जो साइट है हमारी, जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आप सभी जानते हैं हमारी जो साइट है ऊपर आपको दिख रहा होगा www.gyanfromhome.com, उस पर आपको हमारी जो साइट है उस पर कुछ अपडेट हो रहे हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रही है नोट्स थोड़ा, तो वो थोड़ा सा साइट जो है वो अपडेट हो रही है। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा, आपको बताऊंगा कि अपडेट जब हो रही है तो उसके बावजूद भी आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। जो सारा फ्री स्टडी मटेरियल है, जो बच्चे नए हैं वो उनके लिए भी मैं बता दूं कि भैया ये सारे जो बुक्स वाला मामला है, रिसोर्सेज वाला स्टडी मटेरियल जो फ्री में आपको मिलने वाला है वो हमारी साइट पर मिलेगा। ज्ञान फ्रॉम होम ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस साइट पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था, एक बार बताएं और लाइक का बटन जरूर दबा दें और प्लीज कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक कमेंट किया करें, ताकि जो हम हमारे जो आप ये कह सकते हैं हमारा जो नया इनिशिएटिव है, नई पहल है, उससे थोड़ा सा हमें ये पता चले कि आप जो हम लोग यहाँ पर डिलीवर करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, पॉजिटिव वे में आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसे आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज एक बार बताएं आप कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने रूसो को खत्म किया था, है ना, रूसो को पूरा पढ़ा था। तो भैया ये जो रूसो वाला मामला है, लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कंक्लूजन के रूप में देखा था, रूसो के चिंतन को पढ़ा था कि है ना, कैसे रूसो के जो चिंतन में प्रजातंत्र हम ये कह सकते हैं, समाजवाद है ना, ये सब कुछ रूसो के चिंतन में, परसेप्शन में, उसकी थिंकिंग में दिखाई पड़ते हैं ना। अब आज की क्लासेस में हमने क्या पढ़ना है, हमने आज की क्लासेस मॉन्टेस्क्यू को पढ़ना है, वोल्टेयर, दो और ऐसे थिंकर हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिखें कि आपको क्लासेस जो है वो समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर यहां पर अपन लोगों को क्या से शुरुआत आज करनी है,
मॉन्टेस्क्यू से करनी है। अच्छा, ये जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे हमने पुनः जागरण पढ़ा और हमने पढ़ा फिर जो एज ऑफ एनलाइटमेंट था, प्रबोधन काल था, उसको हमने देखा पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक बैकग्राउंड बना सके, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब जो विश्व का इतिहास था उसका एक बैकग्राउंड को समझने में ये काफी मदद मिलेगी, ठीक है। अभी इसके बाद जो दो थिंकर है मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, इनको पढ़ने के बाद हम लोग कहां शिफ्ट कर जाएंगे? सीधा सीधा हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी अमेरिकी क्रांति में शिफ्ट कर जाएंगे। कैसे कैसे 1776 की अमेरिकी क्रांति हुई, ये सारा कुछ हम लोग डीपली पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहां पर मॉन्टेस्क्यू से। किससे शुरू करते हैं? ये जो थिंकर है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अब ये जो मॉन्टेस्क्यू है वो भैया 1689 टू 1755 इसका जो टेन्योर है, कार्य। चलिए अब ये जो मॉन्टेस्क्यू है, मैंने बताया आपको कि ये 1689 से 1755 तक इसका टेन्योर है, इसका जो ओवरऑल कार्यकाल था वो इस तरह से था। तो मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा क्या थी, परसेप्शन क्या थी, प्रबोधन काल और एज ऑफ एनलाइटमेंट यानी प्रबोधन काल में ये जो थिंकर्स थे, ये जो विचारक थे, वो क्या सोचते थे, इनकी थिंकिंग क्या थी, वो हम लोग यहां देख रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू जो था भैया, यहां पर मॉन्टेस्क्यू भी क्या था, ये मानव अधिकार पर ही बल देता था। जैसे हमने देखा रूसो मानव अधिकार पर बल देता था, मानव के अधिकार, हमारे और आपके अधिकार पर यहां पर बल देता था, उस पर फोकस करता था। ठीक उसी तरीके से जो यहां पर मॉन्टेस्क्यू है वो भी क्या भैया, यहां पर मानव अधिकार पर बल देता था। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, मानव अधिकार पर बल देता था, उस पर बल देता था। अच्छा, ये हम लोग रूसो के बारे में जैसे हमने पढ़ा, तो ये जो रूसो के बारे में पढ़ा वो बहुत ज्यादा डिटेल या डेप्थ में जाके नहीं देखा, ऐसे मॉन्टेस्क्यू। क्यों? क्योंकि भैया हम यहां पर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने रूसो का जो परसेप्शन है, रूसो की जो थिंकिंग है, रूसो का जो बैकग्राउंड है, सब कुछ हमने पढ़ना है। नहीं, हमने क्या है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें इसको डील करना है ना। तो ऐसे ही क्या भैया, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन थिंकर्स को हमने पढ़ना है, हमने इस थिंकर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ताकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जितनी जरूरत है उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट, आप ये कह ले कि बिल्कुल भटकाव की स्थिति नहीं है कि भैया जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस में है उतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे इधर उधर नहीं। अगर इधर उधर की बात होगी तो भैया हमने क्या करना है, हमने तो एग्जामिनेशन को पास करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, जो पेपर में आना है उसको सॉल्व करना है ना। तो भैया इन सबको टारगेट करके ये सारी चीजें इसलिए ही आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, मॉन्टेस्क्यू जो है वो उसी तरीके से जैसे रूसो मानव अधिकार पर बल देता था, वैसे ही ये भी मानव अधिकार पर बल देता था। अब यहां जो मॉन्टेस्क्यू का मानना था वो ये था भैया, वो ये था कि मॉन्टेस्क्यू ये चाहता था कि जो शक्तियां हैं, है ना, वो शक्ति किसी एक के पास ना रहे। समझ लीजिए ये कि मान लेते हैं कि ये कोई ए व्यक्ति है ना, तो ये कोई ए व्यक्ति है, सारी शक्तियां जो है वो सिर्फ ए व्यक्ति के पास ही ना रहे। मतलब जैसे जो पब्लिक है, आम आदमी जो है, ये सारे जो पब्लिक है, ये सारे पब्लिक अपनी क्या करती है, अपना जो अधिकार है, राइट है, वो किसको देती है, वो यहां पर राज्य नाम की संस्था है ना, इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट नाम का, उसको अपनी अधिकार दे देती है। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू है वो ये कहता है कि ये जो अधिकार सभी दे रहे हैं वो ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति को दे, एक ही व्यक्ति के पास सत्ता नहीं रहनी चाहिए, अधिकार सभी के अधिकार एक व्यक्ति नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये कहता है कि जो शक्तियां हैं, शक्तियों का आप ये कहें बंटवारा होना चाहिए, है ना, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है मॉन्टेस्क्यू। क्या भैया, हम ये कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है, शक्तियों के बंटवारे की बात करता है, बंटवारे की बात करता है, या फिर शक्तियों का पृथक्करण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो करता है। तो क्या भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात ये करता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात का क्या मतलब क्या है, देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जब बात ये करता है तो इसका क्या मतलब है, ये कहता है मॉन्टेस्क्यू, ये कहता है कि शक्तियों का बंटवारे का ये बात मॉन्टेस्क्यू कहता है कि जो शक्तियां हैं वो 3 भागों में विभाजित हो जानी चाहिए। कैसे, जैसे हमने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी जिन जिन लोगों ने क्लासेस करी होंगी या नहीं भी आपने की है तो मैं आपको बताऊं, जैसे भारतीय संविधान में क्या है भैया, यहां पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। कैसे, विधायिका,
एक मिनट मैं इसको इधर लिखता हूं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो ये शक्तियों का ये जो बंटवारा है ना, ये जो बंटवारा है ये कहता है इन तीनों के हाथों में होना चाहिए। मतलब शक्ति वो किसी एक हाथ में ना रहकर विधायिका के पास भी होनी चाहिए, कार्यपालिका के पास भी होनी चाहिए और न्यायपालिका के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए, वो केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो आप ये कह लें कि जैसे अब इंडिया में क्या है, इंडिया में यही है ना, शक्तियों का बंटवारा ही ना भैया, विधायिका भी इंडिया में है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका है ना, तो भैया सबके अपने अपने ये क्या है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग आप ये कह सकते हैं वर्क है ना। तो ये क्या है, ये भी यही कहता है कि शक्तियों का क्या होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही तो प्लीज एक बार बताएं। तो भैया ये जो शक्तियों का बंटवारा ये क्यों करना चाहता है, मॉन्टेस्क्यू ऐसा क्यों करना चाहता है कि शक्ति किसी एक हाथ में ना रहकर अलग अलग हाथों में रहे, ये क्यों करना चाहता है? स्वाभाविक सी बात है, आप समझते हैं कि अगर एक हाथ में जो पावर है किसी एक के हाथ में चली जाएगी, पावर का जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, जिस किसी एक हाथ में अगर शक्ति दे दी जाए तो उससे क्या होगा, निरंकुशता बढ़ेगी, है ना, डिक्टेटरशिप वाला मामला आएगा, है ना। यहां पर प्रजातंत्र, लोकतंत्र क्या होगा, वो आहत होगा, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो यहां पर क्या है भैया, ये इसीलिए ये कहता है मॉन्टेस्क्यू कि भैया शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियां हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर्स का। और इससे क्या होगा, इससे वही जो रूसो के विचार थे, रूसो के क्या विचार थे कि प्रजातंत्र की स्थापना, है ना, प्रजातंत्र, अगर किसी को मतलब हम वोट करते हैं, वोट करने के बाद अगर कोई ऐसा जो बंदा शासन में आता है, अगर वो आम जनता के हित में काम नहीं करेगा तो हम उसको हटा सकते हैं। तो ये क्या है, हटाना क्या है, प्रजातंत्र का एक रूप है ना, कि हम हटा सकते हैं दोबारा भैया अगर, तो इससे क्या होगा, जो शासक होगा वो डरेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर शक्ति किसी एक हाथ में चली जाएगी, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे निरंकुशता बढ़ेगी, डिक्टेटरशिप वाला मामला आएगा, है ना, निरंकुश हो जाएगा व्यक्ति, है ना, कि भैया जो चाहूंगा वही करूंगा। तो यहां पर ये चीजें इनका समाधान करने के लिए, है ना, तो यहां पर क्या करता है, जो मॉन्टेस्क्यू है उसकी विचारधारा, उसका परसेप्शन यही है कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों कहता है बंटवारा होना चाहिए, इससे इसका कहना था कि भैया एक व्यक्ति के हाथ सत्ता रहने से, या फिर एक व्यक्ति के हाथ शासन होने से, एक व्यक्ति के हाथ में शासन होने से निरंकुशता बढ़ती है, जो निरंकुशता यहां पर बढ़ेगी, है ना, बढ़ती है, इसको लिख लेना आप, पूरे शब्दों का प्रयोग आप करना वाक्यों का। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब इससे जब निरंकुशता बढ़ेगी तो क्या होगा भैया, जब कोई व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, मैंने आप किसी को अपनी पावर दे दी, है ना, अपना जो अधिकार है ना, मैंने दे दिया किसी को, तो अगर वो निरंकुश हो गया, है ना, अपने मन से, मैंने तो अपने अधिकार एक बार वोट करके दे दिए, और वो अपने मन से काम करने लगा, अपने मनमानी करने लगा, वो ये सारी चीजें करने लगा, तो इससे क्या होगा, इससे मानवीयता, है ना, उसमें कमी आएगी, यानी मानवतावाद जो होगा उसमें क्या होगा, ह्यूमनिज्म क्या है उसमें, वो उसका ग्राफ डाउन होगा, है ना, तो मानवतावाद आहत होगा, मानवतावाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, मानव की शक्तियां, यानी मतलब मानवतावाद यहां पर तो आहत हो ही रहा है ना भैया। तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा भैया, इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, जिससे मानवीय स्वतंत्रता, हम ये कह सकते हैं मानवीय स्वतंत्रता में कमी आएगी, है ना, कमी आएगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्ति ने अपने अधिकार दे दिए किसी को और वो अपना मनमानी तरीके से कुछ भी करने लगा अपने मन से, तो इसमें क्या होगा, एक मिनट, मानवीय, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मानवीय। ठीक है, तो मानवीय स्वतंत्रता में कमी आएगी, है ना, वो अपने मन से करेगा तो भैया हम तो स्वतंत्र कहां रह गए, हमारा जो हित है ना, हमने क्यों अपने अधिकार अगले को दिए कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सिक्योरिटी करेगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारे हित में काम करेगा, वो वेलफेयर में काम करेगा, वो क्या करेगा, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए हमने अपने अधिकार उसको दिए, लेकिन वो अपने मन से करने लगे तो भैया वहां पर क्या होगा, इसमें मानवीय, हमारी आपकी स्वतंत्रता क्या होगी, बाधित होगी, उसमें कमी आएगी, है ना। तो यहां पर क्या है, ये रूसो की विचारधारा ये है। ठीक है, अब इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन हम ये,
कह सकते हैं भैया कि अतः यहां पे हम ये कह सकते हैं अतः मानव अधिकार के लिए क्या जरूरी है, मानव अधिकार के लिए जो विधायिका के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो शक्तियां हैं वो विधायिका के हाथ में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हाथ में यहां पर विभाजित हो जानी चाहिए। अब कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा ये कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। देखिए आप जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, है ना, तो भैया विधायिका आप ये कह सकते हैं, मैं आसान शब्दों में 1 मिनट में तीनों समझाने की कोशिश आपको करता हूं। विधायिका आपकी वो हो गई, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट करते हैं ना, वोट करते हैं तो आपका जो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र के स्तर पे बात करें, तो हम जब वोट करते हैं तो हमारा जो सांसद होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है, वो जीतता है ना। तो वो जीत कर कहा, यहाँ दिल्ली में बैठता है ना, वो दिल्ली में कहाँ बैठता है, वो लोकसभा में बैठता है। तो ये क्या है, ये जो लोग बैठते हैं उनको एक सिंपल आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं ये विधायिका होते हैं ना, विधायिका का पार्ट होते हैं। कार्यपालिका क्या होती है भैया, कार्यपालिका अब ये कह सकते हैं जो आईएएस आईपीएस ये जो सिविल सर्वेंट है ये सब कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। और जुडिशियरी वाला मामला यानी न्यायपालिका, वही आप ये कह सकते हैं न्यायपालिका वाला मामला, वो जो कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, से आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगी वो न्यायपालिका है। तो ये कहता है कि भैया इन तीनों के बीच यहां पर शक्तियां तीनों को मिलनी चाहिए, किसी एक हाथ में। ऐसा ना हो कि विधायिका यहाँ पे विधायिका के हाथ में शक्तियां चली जानी चाहिए, या फिर सिर्फ इसके हाथ, इन तीनों के हाथ में चली जानी चाहिए शक्तियां। अब इन तीनों के हाथ में जब शक्तियां जाएंगी तो क्या होगा भैया, कोई मनमानी नहीं कर पाएगा अकेला, है कोई निरंकुश नहीं हो पाएगा, कोई डिक्टेटरशिप वाला मामला नहीं आएगा। तो यहां पर क्या है, इसलिए कहता है कि इसके बीच में बंटवारा जरूरी है। क्लियर हो रही है चीजें, तो इन चीजों इनके बीच में क्या है, बंटवारा जरूरी। ये मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा है, उसकी सोच है। अच्छा, ये जो मॉन्टेस्क्यू, ये जो थिंकर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ भैया, यहां पर ये सारी चीजें कही गई कि इन तीनों के बीच में यहां पर शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, शक्तियों का जो बंटवारा है वो इन तीनों के बीच में यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां क्या हुआ, जब इसने ये विचारधारा दी, इसका परसेप्शन ये था, ये विचार इसने प्रस्तुत किया लोगों के बीच जब गया, तो ये जो इसकी विचारधारा थी वो अमेरिकी संविधान जब बन रहा था तो अमेरिकी संविधान में भी इसका जो चिंतन था वो देखने को मिला। मतलब अमेरिकी जब संविधान बन रहा था उसमें जो मॉन्टेस्क्यू है, इसकी जो विचारधारा थी कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, इन तीन भागों में बांट देना चाहिए, वही अमेरिकी संविधान में एज इट इज डाल दिया गया। यानी क्या हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भैया, यहां क्या है भैया, ये जो चिंतन है मॉन्टेस्क्यू का, ये जो चिंतन है, यह चिंतन अमेरिकी संविधान में दिखा, ठीक है, दिखा यानी ये डाला गया। और फ्रांस का जो संविधान था, ठीक है, वहां भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, यहां पर फ्रांस की और जो मॉन्टेस्क्यू की जो विचारधारा था, हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो विचारधारा थी वो फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है फ्रांस की क्रांति, क्या है अमेरिका की क्रांति, कैसे कैसे अमेरिकन लोग भी गुलाम थे, उनको स्वतंत्रताएं मिली, वो भी इंडिपेंडेंट हुए। तो भैया इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं कि इंडिया ही यहां पर गुलाम था, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के मामले, भारत के संदर्भ में, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें कि हम ही गुलाम थे, नहीं भैया, पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गुलाम था, फिर बाद में वो स्वतंत्र हुए। तो भैया यहां पर क्या है, ये जो चिंतन है मॉन्टेस्क्यू का कि भैया विभिन्न भागों में विभाजन कर देना चाहिए, अलग अलग बंटवारा कर देना चाहिए शक्तियों का, वो अमेरिकी जो संविधान बना उसमें भी दिखता है और फ्रांस की क्रांति में भी इसका योगदान रहा। तो भैया यहां पर हम क्या कह सकते हैं, फ्रांस की क्रांति, एक मिनट, फ्रांस की क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसका रहा भैया,
यही मॉन्टेस्क्यू की जो विचारधारा थी, उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी जो आप ये कह सकते हैं चिंतन था, वो देखने को मिला। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही है, प्लीज एक बार बताएं। चलिए अब हम लोग यहां पर क्या है, जो वोल्टेयर है उसको हम लोग देखेंगे। मॉन्टेस्क्यू की जो विचारधारा है उसको हमने देखा, पढ़ा, समझा। ठीक है, और किस तरह से इसकी जो विचारधारा थी वो अन्य डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनकी जो आप ये कह सकते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कहीं ना कहीं मददगार साबित हुई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आप लोग जो वोल्टेयर है उसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो रिसोर्सेस वाला मामला है, फ्री स्टडी मटेरियल वाला, एनसीईआरटी कई लोग कह रहे हैं डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जो हम लोग क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं उनके जो नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं एक बार वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो आप एनसीईआरटी है और जो हमारी जो स्टडी मटेरियल है क्लास का, वो आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, ज्ञान फ्रॉम होम की वेबसाइट पर आ जाना, ऊपर आपको बार बार यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। आपको क्या करना है, एक नया जैसे मैं टैब ओपन कर लेता हूं, यहाँ पर क्या करना है अपन लोगों को, GYAN, ये आपको लिखना है GyanFromHome.com। ठीक है, ये लिखना है आपको GyanFromHome.com। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये अपन लोग साइट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अपडेट हो रही है साइट। अपडेट का मतलब ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर किए जा रहे हैं। देखिए पहले की अपेक्षा अब साइट आपको थोड़ी व्यवस्थित दिख रही होगी, है ना। पहले थोड़ी सी साइट आप ये कह लें कि हल्की दिख रही थी, लेकिन अब समय के साथ साथ ये साइट अपडेट हो रही है, तो आपको हो सकता है यूज करने में दिक्कत आए। कई बार एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसको अभी पहले अपडेट कर दिया गया था, बाद में इसको रिमूव किया गया, अभी फिर अपडेट किया जाएगा, वो कैसे किस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जब आप साइट पर आएंगे तो इस तरह से पॉपअप बन के आ जाएगा। वही जो मैं बार बार बताता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये सब्सक्राइब का बटन आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप प्रेस करोगे ये ब्लॉक और अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ कर देना है। मैंने अब अलाउ कर लिया, अगर आप भी अलाउ कर लेंगे तो पूरा जब भी अपडेट आएगा साइट पर, कोई भी बुक अपडेट की जा रही है, कोई नोट्स अपडेट किए जा रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन जैसे यूट्यूब पर आता है वैसे साइट की भी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। हाँ, जो स्टडी मटेरियल है, क्लास नोट्स जो है, कई लोग कह रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उसके नोट्स बनाऊं, या फिर साइट पर मिल जाएगा। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स आप बनाते चले, मतलब जैसे रफली मैं होता है ना भैया, टू द पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो नोट्स आप जब एक बार देखोगे तो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा आसान होगी आपकी चीजें, आप बहुत ज्यादा इजी वे में कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल जो क्लास का है एकदम इजी लैंग्वेज में, यहां पर आप सबसे पहले विश्व इतिहास का फ्री क्लास नोट, देखिए ये विश्व इतिहास का फ्री क्लास नोट, साइट पर आप जाओगे, यहां पर पहले दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये जो क्लास हुई है पहली क्लास, प्रबोधन कालीन वाला, एज ऑफ एनलाइटमेंट हो गया, पुनः जागरण हो गया, किस तरह से पुनः जागरण क्या है, एज ऑफ एनलाइटमेंट क्या है, ये सारे नोट जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए इस पर जाइए। अच्छा, ये जो फर्स्ट यूनिट है इसको डाउनलोड भी आप कर पाएंगे, देखिए यहां से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको यहां पर पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से तो पूरा यहां पर ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर जो क्लास नोट्स है पहला यूनिट है उसका किया गया है। ठीक है, अब ये जो अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रूसो के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, हम लोग जो अदर थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके भी नोट्स आपको यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, आप वेबसाइट चेक किया करें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बैक आता हूं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर जो यूपीएससी स्टडी मटेरियल है ना, ये स्टडी मटेरियल है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके ये चीजें एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी की बुक्स यहां पर अपलोड की गई थी, बट साइट अपडेट हो, इसलिए इसको क्या किया गया है, थोड़ा रिमूव किया गया है, अपडेट हो रही है अभी, आपको टेक्निकल कुछ चीजें चल रही हैं, तो आपको एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, पहले बच्चे जो यहां पर विजिट किए होंगे उन्होंने एक्सेस किया होगा, वो डाउनलोड कर पाए होंगे बुक्स को, आपको कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में, आप ये कह सकते हैं 24 से 48 से 72 घंटे में आपको ये जो एनसीईआरटी है और अदर जो बुक्स है वो आप साइट पर देख पाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप देखिए यहां पर विश्व इतिहास का जो सिलेबस है ना, ये मैं बार बार कहता हूं, सिलेबस को आप जाइए, इस पर क्लिक करिए, यहां आप क्लिक करोगे पूरा जो सिलेबस हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे। इसके साथ साथ जो यहां पर आप ये कह सकते हैं बुक लिस्ट है, जो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ यहां पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, बेहतरीन आर्टिकल्स यहां प्रोवाइड किए गए हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस पर विजिट करें और
आप इस पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपका ये कह लें कि घर रहते हुए आप तैयारी करते हैं और आपका जो परसेप्शन है, आपकी जो स्टडी है वो नहीं बन पाती, तो एक बार विजिट करें। ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम यूपीएससी के, ठीक है। तो इस पर आप विजिट जरूर करें। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या है भैया, ये आपको ये सारी चीजें अपडेट मिल जाएंगी, बुक्स वगैरह जो है लिस्ट बुक की और जो हमारी तरफ से बुक्स प्रोवाइड की जाएंगे वो अपडेट हो रही है, साइट अपडेट हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा, इसलिए विजिट करते रहे, एक बार देखते रहे कि आपको अपडेट हो सके, हो जाए, शाम तक हो जाए, मैंने बताया 72 घंटे तक हो जाए, 48 घंटे, तो आप एक बार विजिट करते रहे, ठीक है। चलिए अब मैं ज्यादा समय ना लेकर अपनी क्लासेस की ओर यहाँ पर बढ़ता हूं। चलिए अब यहां पर लोगों को क्या पढ़ना है, क्या वोल्टेयर के बारे में पढ़ना है ना, तो यहां पर अपन लोग शुरू करते हैं वोल्टेयर। एक बार बता दें क्लासेस आपको समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका वो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार बताएं। वोल्टेयर, ठीक है। चलिए देखिए वोल्टेयर जो है वो उसका जो टेन्योर था वो 1694 से 1778 तक था। तो ये जो थिंकर है, ये जो विचारक है, उसी दौरान ये जो विचारक था उसका क्या मानना था, इसकी क्या विचारधारा थी, वो हम लोग यहां देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका ये सारे थिंकर्स जो थे वो उनका परसेप्शन लगभग बराबर दिखता है, लगभग सेम दिखता है, उनकी विचारधाराएं लगभग एक तरह से बराबर यहां पर दिखती है। देखिए ये जो वोल्टेयर था इसने भी ये इसका भी तर्क यही था, इसका भी मानना यही था कि मानव स्वतंत्रता वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या भैया यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो तर्क था, इसका तर्क इस बात पर इसने बल दिया कि भैया मानव स्वतंत्रता, बल दिया क्या, मानव स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वही कि मनुष्य, हमने क्या पढ़ा भैया प्रबोधन काल में, हमने पढ़ा एज ऑफ एनलाइटमेंट में, हमने देखा कि भैया मनुष्य जो है उसमें पहले ये कहा गया था, एज ऑफ एनलाइटमेंट से पहले कहा गया था, यानी प्रबोधन काल से पहले कहा गया था कि मानव जन्म से पापी है, ये है, वैसा है, ऐसा है। तो यहां पर क्या था, यहां ईश्वरी चमत्कारी सत्ता, मध्यकाल में चमत्कारी सत्ता, ईश्वरी सत्ता, इस पर ज्यादा बल दे दिया गया है ना। तो यहां पर क्या है, वहां जब इस पर बल दे दिया गया ईश्वरी सत्ता पर, चमत्कारी सत्ता पर, तो मानवतावाद वो घट गया। कहा मानव पापी है, मनुष्य पापी है, तो यहां पर मानवतावाद घट गया है ना। लेकिन यहां वोल्टेयर कहता है कि यहां मानव स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये जब सारे थिंकर्स बोल रहे हैं कि मानव स्वतंत्रता जरूरी है, मानवतावाद बहुत ज्यादा जरूरी है, ह्यूमनिज्म पर फोकस कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये सारे थिंकर्स पुनः जागरण और जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है यानी प्रबोधन काल है, इन सब के फेवर में है ना। जब इसी दौरान ही तो ये थिंकर्स हैं, इन सब के फेवर में है ना। तो भैया यहां मानव स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसने, ये वोल्टेयर की जो परसेप्शन थी, विचारधारा थी, वो थी, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहां पर इसका मानना था जो ईसाई धर्म में जो चर्च व्यवस्था चल रही है ना, धर्म व्यवस्था जो चल रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। यानी वहां पर जो आप ये कह सकते हैं जो कर्मकांड चल रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड चल रहे हैं, उस पर चोट किया। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर धार्मिक कर्मकांड हम ये कह सकते हैं, धार्मिक कर्मकांड पर चोट की। तो धार्मिक कर्मकांड का मतलब यहां पर आप ये समझिए कि इसने कहा कि एक ही ईसाई बचा हुआ था। क्या कहा भैया, इसने कहा कि, मैं थोड़ा पेज आगे बढ़ाता हूं, इसने ये कहा कि भैया एक ही ईसाई बचा हुआ था, उसको भी सूली पर चढ़ा दिया। क्या मतलब है इसका, इसने पहले मैं आपको बताता हूं। इसने कहा एक ही ईसाई बचा हुआ था, एक ही ईसाई बचा हुआ था, उसे भी सूली पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। क्या मतलब है इसका, देखिए क्या मतलब है इसका कि एक ही ईसाई बचा था, उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। देखिए ये आपने इस तरह की प्रतिमा देखी होगी, यहां पर एक
यूसु को यहां पर क्या कर दिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो यहां पर यूसु की बात कही जा रही है कि यहूदियों ने यूसु को जो सूली पर चढ़ा दिया था। तो ये जो इमेजेस हैं वो आप लगातार देखते रहेंगे ना। ये आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा यूसु के बारे में, है ना। तो यहूदियों द्वारा यूसु को क्या कर दिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो उस पर ये जो थिंकर है वो चोट करता है, वोल्टेयर चोट करता है, ठीक है, चोट करता है। और यहां पर क्या कहता है भैया, यहां पर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यहां पर कहता है भैया कि जो हर बदनाम चीज है, जितनी भी बदनाम चीज है उसको बदल डालो, ठीक है। क्या कहता है, हर बदनाम चीज को बदल डालो, ठीक है। अब कौन सी बदनाम चीज, ऐसी बदनाम चीज जो मानव का शोषण कर रही हो। तो किन चीजों की बात कर रहा है, मानवीय शोषण, यानी मानव की स्वतंत्रता पर अगर कोई रोक रहा है तो उसे हटा दो। मानव किसको शोषण कर रहा है, उसका डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कोई, तो भैया यहां पर क्या है, ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन अगर कहीं हो रहा है तो वो क्या है भैया, उसको हटा दो। यहां पर क्या है, बदनाम चीजों से वही लिया है कि मानवीय शोषण अगर कोई करता है किसी की तो उसको हटा देना चाहिए। तो यहां पर क्या है, अब ये सब हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें यही पता चल रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं सेंटर इस पर कहां था, इसका जो सोचना समझना था, जो थिंकिंग परसेप्शन था इसका, वो क्या था, ह्यूमन जो था उस पर था, ह्यूमनिज्म जो था उस पर था, जो ये सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक था कहीं ना कहीं, है ना। जो भैया तो यहां पर क्या मानवीय शोषण की बात ये कर रहा है कि मानवीय शोषण अगर कोई कर रहा है, ऐसी चीज कोई भी चीज कर रही है जो बदनाम चीज है, मानवीय शोषण कर रही है, उसको बदल डालो, उसको हटा दो। तो क्या भैया, ये सारे थिंकर जो हम लोग यहां देख रहे हैं, यहां पर ये कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, ये कहीं ना कहीं उनका परसेप्शन वही था। अब इसके साथ साथ क्या भैया, इसने ये भी कहा भैया कि जो ये जितने भी लोग हैं जो मानवीय स्वतंत्रता को कम करे, है ना, तो ये क्या है भैया, मानवीय, वही जो हमने अभी तक सारे थिंकर्स को देखा, स्वतंत्रता, जो भी ऐसी चीज जो मानवीय स्वतंत्रता को कम करे उसको भी हटा दो, ठीक है, उसको भी खत्म कर दो, उसका भी खात्मा होना चाहिए, ऐसा वोल्टेयर का मानना था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है भैया, इसने क्या किया, इसने यहां पर जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी जो मानव अधिकार को सीमित कर रही है उस पर चोट किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया मानव अधिकार को सीमित करने वाली, मानव अधिकार को सीमित करने वाली संस्थाओं पर चोट किया, संस्था पर चोट किया। चोट का मतलब उसका बहिष्कार किया, आप ये कह सकते हैं, चोट किया, उस पर कहीं ना कहीं उस पर जो उसकी नेगेटिविटी थी उसको कहीं ना कहीं उजागर किया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसके साथ साथ वही मैंने आपको बताया धार्मिक कर्मकांड वाला मामला, है ना, कर्मकांड, या फिर जो चर्च की खामियां जो थी उसको उजागर किया, चर्च का जो दोस्त था, है ना, दोस्त को उजागर किया, उसको बताया कि हाँ ये खामियां हैं, उजागर किया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा थिंकर था, वोल्टेयर था, वो कहीं ना कहीं वही लोकतंत्र की बात, प्रजातंत्र की बात करता था। हम ये कह सकते हैं कि मतलब तीनों जो हमारे विचारक हैं, जो हमारे थिंकर हैं, उनका सेम कहीं ना कहीं मानना था, है ना। अब यहां पर क्या है भैया, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई वहां पर जो वोल्टेयर की का जो सोचना था, समझना था, वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाला कहां पर, फ्रांस की क्रांति पर। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर की भूमिका अहम रही, ठीक है। तो ये जो थिंकर था उसकी जो भूमिका थी फ्रांस की क्रांति में वो काफी महत्वपूर्ण रही, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताता हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं एक बार आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जो बच्चे यहां पर क्लासेस कर रहे हैं वो बताएं, जो भगवान है, जो ईश्वर है, आपको क्या लगता है कि ईश्वर जो है वो कैसे जन्म लिया, आप क्यों विश्वास करते हैं भगवान पर, एक बार मुझे बताएं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्यों विश्वास करते हैं भगवान पर, और आप भगवान पर ही क्यों विश्वास करते हैं,
आप किसी व्यक्ति पर भी तो विश्वास कर सकते थे कि ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति की भी तो पूजा कर सकते थे। कोई ABCD कोई भी व्यक्ति है जो भगवान ना हो, जो आपके आसपास पड़ोस में दिख रहा है, उसकी भी तो आप पूजा कर सकते थे। उसकी पूजा आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? एक बार मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वोल्टेयर जो था उसका यहां पर ये मानना था, हम ये कह सकते हैं वोल्टेयर इसका ये मानना था कि भैया यहां पर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ऐसा कहा जाता है ना। यहां पर हम जो वोल्टेयर की अभी थिंकिंग देख रहे हैं, ऐसा हम नॉर्मली कहते हैं कि भैया ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को बनाया है ना। हम लोग अमूमन यही मानते हैं कि ना, कि हमें भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, ABCD जो भी आप अपने धर्म को मानते हैं, हम लोग यही सोचते हैं ना कि ईश्वर जो है, भगवान ने मनुष्य हमको आपको वही बनाया है ना। लेकिन यहां पर किसका, वोल्टेयर का तर्क ये था कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। वोल्टेयर क्या कहता था कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। इंटरेस्टिंग है, एक बार देखिएगा। देखिए अब यहां, अच्छा आपको क्या लगता है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है? यानी आपने भगवान को बनाया है, भगवान ने आपको बनाया है? एक बार बताएं, आपको क्या लगता है? देखिए जो वोल्टेयर है उसका तर्क ये था कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, यानी हमको क्या है, ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि हमने ईश्वर को बनाया। ये वोल्टेयर का मानना था कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। क्यों? और ये कहता है, इसके पीछे क्या तर्क देता है? तर्क ये देता है, इसके पीछे रीजन ये देता है कि जब मनुष्य जो है, जब वो डरा है ना, तो उस डर की अवधारणा, उस डर का जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो ऐसी शक्ति पर विश्वास करने लगा, वो ऐसी चमत्कारी शक्ति पर विश्वास करने लगा जिसे ईश्वर के नाम से हम जानते हैं। तो वो क्या है, हमने ईश्वर को बनाया है। मनुष्य यहां पर क्या हम कह सकते हैं, ये कहता है ईश्वर मनुष्य के भय की अवधारणा है। अवधारणा मतलब सोच, आप ये कह सकते हैं, सोच है। क्या मतलब है इसका? देखिए ये कहता है कि जो ईश्वर है, वो ईश्वर ऐसा मामला कुछ है नहीं। मनुष्य जो है वो खुद ही अपने दिमाग में, वहां पर जब वो मनुष्य डरा तो उस पर क्या हो गया, डर से एक ऐसी शक्ति का आप ये कह सकते हैं सोचने लगा उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, उस जो मनुष्य डरा, भय हुआ उसके पास, तो उसने ऐसा सोचा कि भैया एक कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इससे बचाएगी। तो ईश्वर, वो शक्ति ईश्वर है। क्या कहा भैया, वो शक्ति क्या है, ये ईश्वर है। तो ईश्वर मनुष्य के भय की अवधारणा है, ये कहता है वोल्टेयर। इसके पीछे तर्क देता है ना। जैसे हवा चल रही है, शुरुआत में क्या आप ये एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि हवा जो है वो चल रही थी, मतलब आप ये कह सकते हैं पेड़ पौधे हिल रहे थे। तो मनुष्यों ने देखा कि पेड़ हिल कैसे रहा है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, क्या है इसके पीछे? तो मनुष्य क्या हुआ, इसके पीछे डरा। भैया डर के भैया क्या लगा कि कोई चमत्कारी शक्ति है, कोई ईश्वरी शक्ति है। तो ये भय हुआ है ना, भय हुआ कि भैया कैसे हिल रहा है, तो इसके पीछे भगवान, ईश्वर, चमत्कारी शक्ति। तो इसका क्या है भैया, ये लोगों के दिमाग में आया। और यहां ईश्वर जो है, यही वजह है, वो कहता है, तर्क देता है कि ईश्वर जो है मनुष्य के भय की अवधारणा है। मनुष्य जो है वो डरा, उसके बाद वो भगवान के बारे में सोचना शुरू किया। वो इस तरह से, मैं एक बार हम ये देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप डर जाते होंगे, कोई आप कई लोग अमूमन इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि आप डर गए, कोई आप भूत प्रेत इस तरह की चीजों पर आप डर जाते हैं। तो जब डर जाते हैं तो आप भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जब डरता है तब नाम लेना शुरू कर देता है ना। तो यहाँ पर क्या, ये भय ही तो है। जो भय है, भय जन्म किसको दिया, वहां पर जब आप तुरंत डरते हैं तो भगवान का नाम लेना आप शुरू करते हैं। तो यहां पर आपका क्या, वो जो ईश्वर का नाम आप लेना शुरू करते हैं, तो ये अवधारणा, ये मन में आपके तुरंत ईश्वर आ जाता है ना। तो ये जो रिजल्ट है, ईश्वर कब आता है, हमारे भय से आता है ना। कई वही कहते हैं ना कि एग्जाम्पल देते हैं कि जो लोग हैं वो भगवान को कहां, विपत्ति में ही याद करते हैं, है ना। वो एग्जाम्पल, ये तर्क यही था कि भैया जो मनुष्य है वो विपत्ति में, एक नेगेटिव जो आपका अगर टाइम चल रहा है, नकारात्मक समय चल रहा है, तो उस समय आप ईश्वर को याद करते हैं, ये याद करते हैं। इसका ये मतलब ये बता रहा है कि जो ईश्वर है वो मनुष्य के भय की अवधारणा है,
मनुष्य जब डरता है तो ईश्वर को याद करता है। भय, अगर भय है आपके अंदर तो आप ईश्वर को याद करेंगे। ईश्वर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। जब आप मनुष्य डरता है तो ऐसी चीज, ऐसी कोई सत्ता को याद करना शुरू कर देता है। ये वोल्टेयर का मानना है, वोल्टेयर ऐसा तर्क देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या भैया, यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई। वोल्टेयर का जो परसेप्शन था, जो थिंकिंग थी, वो आपको समझ में आ गई। तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। वे आप टीचिंग कैसे आप इसी तरीके से चाहते हो या फिर कुछ चेंजेस आप चाहते हो। और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी ज्ञान फ्रॉम होम की साइट पर आप विजिट करते रहे, www.gyanfromhome.com, ऊपर दिया हुआ आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ फ्री में मिलेगा। तो ये क्या, वोल्टेयर की कुछ इस तरह से थिंकिंग थी। अब यहां पर क्या भैया, ये वोल्टेयर, ये सारे तीनों थिंकर्स हमने खत्म कर लिए। ठीक है, अब यहां पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, मैं एक चीज और रिकॉल मैं कर पा रहा हूं, क्लासेस आपको एक एक दिन के गैप पे मिल रही है ना, वो क्लासेस अभी गैप पे मिल रही है, रेगुलर हो जाएंगी। एक एक, जैसे आप आज आई तो हो सकता है कल आपको क्लासेस ना मिले। ठीक है, अभी एक एक दिन के गैप पे मिल रही है, तो घबराइए मत, ये क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां क्या है भैया, ये जो मैंने आपको बताया स्टडी मटेरियल वगैरह आपको सारे कुछ वहां पर मिल जाएगा, आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो क्लासेस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की चली, ये अभी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी। आपकी क्लासेस फिर से नए सब्जेक्ट की शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इसका जो कुछ पोर्शन है वो खत्म होते ही आपके नए सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन को एंड करता हूं, थोड़ा शॉर्ट सेशन है। कल से हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है, अमेरिकी जो क्रांति है, उस पर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। एक बार अगर आप क्लास के अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।